दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 15 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति यही रही तो फिर अगले महीने से बिहार के शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। यह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति इसी प्रकार सुधरती रही तो फिर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में हैं। यह 5 अप्रैल से बंद बिहार के शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। यह पहले उच्च शिक्षा के संस्थान खोले जाएंगे, फिर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, उसके बाद मध्य विद्यालय खोले जाएंगे और सबसे अंत में प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगातार साल भर से अधिक समय से बिहार के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इसका बच्चों के शैक्षणिक कैरियर और सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार और विभाग की चाहत है कि हालात बेहतर रहे तो फिर जुलाई में शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि संस्थानों को खोलने के समय कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल रहेगा उसका पूर्ण पालन करते हुए स्कूल कॉलेजों का संचालन किया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जदयू के नेता ने सनसनीखेज दावा किया है। यह जदयू के नेता का दावा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। यह बिहार में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन टूटने वाला है और नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। यह कहना है जेडीयू के एक नेता का। यह जदयू के नेता ने दावा किया है कि गठबंधन टूटना फाइनल है। यह कांग्रेस से बात हो चुकी है। मांझी और मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर यह दावा कई दफे विधायक रह चुके श्याम बहादुर सिंह ने किया है। रंगीले विधायक के तौर पर चर्चित रहे श्याम बहादुर सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव में वे बेहद कम वोट से हार गए थे। हालांकि सारण क्षेत्र में वे जेडीयू के सबसे कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं। जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपा है। यह पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जानबूझकर जेडीयू के उम्मीदवारों को हराया। यह बात खुलकर सामने आ चुकी है। सरकार बनने के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रच रही है, इसीलिए अब गठबंधन का टूटना तय है। जय श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि गठबंधन टूटने का समय नजदीक आ गया है, दिन बहुत करीब आ गया है। अब बीजेपी और जेडीयू में तालमेल रहने की हर संभावना खत्म होती जा रही है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को बर्बाद कर दें, लेकिन नीतीश कुमार सतर्क हैं। नीतीश कुमार ने अपना रास्ता तलाश लिया है। लोग सिर्फ सही वक्त का इंतजार करें। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बीच सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार बढ़ते दामों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। यह सब्जियों के दामों में वृद्धि की प्रमुख वजह मानसून से पहले हुई बारिश है। यह खेतों में पानी भरने से सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है। 15 दिन में सब्जियों की कीमत दोगुनी हो गई है। यह लौकी, बैगन, भिंडी और टमाटर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह लोग सब्जियों की खरीदारी तो कर रहे हैं मगर विकल्प में दाल, मटर, सोयाबीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पखवाड़े भर पहले टमाटर 15 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यह शिमला मिर्च, पालक, लौकी, गोभी की कीमतें 3 गुनी बढ़ गई है। नेनुआ, भिंडी, करेला, बैगन के दामों ने भी तेज रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, एक सब्जी के थोक विक्रेता ने बताया है कि बारिश के कारण स्थानीय स्तर से सब्जियों की आवक कम हो गई है, जिससे दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौक के पास इंस्टाकार्ट कुरियर कंपनी के दफ्तर में रविवार रात 10 बजे के करीब आधे दर्जन से अधिक हथियारबंद अपराधियों ने मैनेजर से 30 लाख रुपए की अधिक नकदी लूट ली है। यह बताया जाता है कि भारी बारिश होने की वजह से सड़कों पर आवाजाही काफी कम थी। इसी का फायदा उठाकर अपराधी आए और फिर हथियार के बल पर रुपए लेकर फरार हो गए। यह बदमाशों ने एक कर्मचारी को मारकर घायल भी कर दिया। कुरियर के मैनेजर विकास कुमार का मोबाइल और अन्य सामान भी अपराधी अपने साथ ले गया। यह सूचना पर मरंगा थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद ने मामले की छानबीन की। यह थानाध्यक्ष ने बताया है कि अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने की सूचना मिली है। सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी अनुसंधान के जरिए जल्द ही लुटेरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
दोस्तों पूरे बिहार में मानसून पहुंच चुका है। पटना सहित समूचे यानी कि पूरे बिहार के विभिन्न इलाकों में सामान्य से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। अगले 48 घंटे और बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। दरअसल सतह से लेकर वायुमंडल में 8 किलोमीटर तक नमी युक्त पूर्वीय हवा चल रही है। यह बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के केंद्र और चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय रहने से मानसून तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस दिन बिहार में मानसून का प्रवेश हुआ उस दिन पूरे बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून की आदर्श स्थिति के मुताबिक मानसून 18 जून तक पूरे बिहार में पहुंचता है। पटना में आज तक 43 मिलीमीटर, भागलपुर में 100 मिलीमीटर, गया में 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जी हां, वहीं बिहार के करीब 1 दर्जन से अधिक अन्य स्थानों पर 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। यही हाल सीमांचल मिथिलांचल का भी है। यह सीमांचल मिथिलांचल में 40 से 50 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल पूरे बिहार में मानसून की झमाझम बारिश की वजह से दिन के तापमान में सामान्य से 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की गई है। यह पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री, गया में सामान्य से 8 डिग्री, भागलपुर में सामान्य से 6 डिग्री और पूर्णिया में सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया है। दोस्तों पटना समेत पूरे बिहार में कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस का भी कहर टूट पड़ा है। कमजोर इम्यूनिटी और स्टेरॉइड को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। यह इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस का संक्रमण आंख, नाक, मुंह के अलावा अब ब्रेन तक भी तेजी से फैल रहा है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों की माने तो जिस तरीके से भारत में ब्लैक फंगस बेकाबू हो रहा है उस तरह किसी अन्य देश में नहीं देखा जा रहा है। इसी क्रम में पटना शहर के IJIMS अस्पताल में ब्लैक फंगस से 3 मरीजों की 24 घंटे के अंदर जान चली गई, जबकि 5 संदिग्धों को अलग वार्ड में भर्ती कराया गया। संस्थान के फंगस वार्ड में कुल 114 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। इनमें 105 कोरोना नेगेटिव और 9 कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरी ओर एम्स में 2 और IJIMS में 3 फंगस के मरीजों को भर्ती किया गया। ये तीनों अस्पताल मिलाकर 10 फंगस से जुड़े मरीज भर्ती किए गए हैं और 12 डिस्चार्ज किए गए। दोस्तों रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आखिरकार टूट ही गई। यह उनके निधन के 1 साल बाद ही पार्टी में 2 फार हो गए। यह रातों रात उनके ही बेटे चिराग पासवान को भाई पशुपति पारस ने सांसदों के साथ मिलकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह अंत में पशुपति को ही पार्टी का नेता और संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। इतना ही नहीं, जब चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे तो फिर काफी देर तक उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। जब वो अंदर पहुंचे तो फिर चाचा बाहर निकल चुके थे, यानी कि चिराग पासवान से मुलाकात तक नहीं की। दरअसल सांसदों की पार्टी से बगावत करने के बाद चिराग पासवान ने सोमवार सुबह इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन वो भी उनका फेल हो गया। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के साथ चाचा से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हुए थे। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति तक नहीं दी गई। चिराग करीब 1.5 घंटे तक पशुपति पारस के घर के बाहर खड़े रहे, लेकिन चाचा ने उनसे कोई मुलाकात तक नहीं की। यह बताया जाता है कि चिराग पासवान ने चाचा को मनाने के लिए मां को आगे किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसी बीच पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे, जहां सभी सांसदों ने स्पीकर को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी गई। यह साथ ही पशुपति पारस को पार्टी का नेता और संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं सांसद चौधरी महबूब अली कैसर को उप नेता बनाया गया। वहीं LJP प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा है कि पार्टी के वजूद को बचाने के लिए पशुपति पारस यह फैसला लिया है। आपको बता दूं कि पशुपति पारस रामविलास पासवान के तीसरे नंबर के भाई और चिराग पासवान के चाचा हैं। वह बिहार में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से LJP के सांसद हैं। बताया जाता है कि LJP में इस तरीके के बदलाव की पूरी पटकथा खुद पशुपति ने लिखी थी। उन्होंने पूरे प्लान के साथ यह फैसला लिया है। दोस्तों अररिया जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी और तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। यह तस्करों को प्रति बोरा 300 से 400 रुपए की आमदनी होती है। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी एवं तस्कर का धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। सीमावर्ती फुलकहा, घुरना, बसमतिया, पथरदेवा, बेला आदि गाँव तस्करी के लिए सेफ जोन माना जाने लगा है। खासकर यूरिया खाद की कालाबाजारी और तस्करी अधिक होती है। यह सूत्रों की माने तो नेपाल में यूरिया खाद का इस्तेमाल देसी शराब बनाने में किया जाता है, इसलिए ज्यादा डिमांड यूरिया खाद की ही रहती है। खास तौर पर अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा से यूरिया का कालाबाजारी होता है।
दोस्तों, देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई है। इसी बीच बिहार के 7 जिलों में भी आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक में मिला है। बिहार के अररिया, भागलपुर, जमुई, कैमूर, किशनगंज, मुंगेर और पश्चिमी चंपारण जिले में आज यानी कि मंगलवार को पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा में बिक रहा है। इसके अलावा 24 अन्य जिलों में पेट्रोल 99 रुपए से ज्यादा और 7 अन्य जिलों में पेट्रोल 98 रुपए प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर से महंगे हो गए हैं। पटना में आज पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। इसके साथ ही पटना में पेट्रोल 98 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वही देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे और डीजल 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में टूट के बाद अब उसके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ये एलजेपी के खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर ने कहा है कि चिराग पासवान बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि बातचीत करने के कई जरिए हैं लेकिन वे अपनाते नहीं। इस बीच वैशाली से एलजेपी के सांसद वीणा देवी ने कहा है कि पार्टी में टूट जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ नेतृत्व बदला गया है। खगड़िया से एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला सही नहीं था। हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस की अगुवाई स्वीकार करने के बाद कैसर ने कहा है कि चिराग पासवान हमारे साथ आना चाहे तो फिर उसका स्वागत है। वह बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन हमें सबसे बुरा तभी लगा जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर मजबूरी में हमें भी यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि एलजेपी की प्रासंगिकता कायम रहेगी और फिर जिस तरीके से वे पहले काम कर रही थी बिहार में वैसे ही काम करती रहेगी। दोस्तों, बिहार लोजपा में टूट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। वही आरसीपी सिंह ने बिहार में कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। उन्होंने कहा है कि डूबते हुए जहाज से लोग अलग होना चाहते हैं। बंगाल का अंजाम सबने देखा है, वहां कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक जीतकर सदन पहुंचे हैं। लोजपा में टूट पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बोएगा वही तो काटिएगा। जब बिना मेहनत के यदि फल मिल जाता है तो फिर परिणाम ऐसा ही होता है। पद पाना और उसे बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब पद प्राप्त करने के बाद अपने वरिष्ठ और फिर सहयोगियों को सम्मान करना चाहिए। लोजपा के नाराज सांसद तो पहले से ही एनडीए में थे। अब एनडीए में 2 दल हैं, जदयू और भाजपा। उनकी जहां इच्छा होगी वहां जाएंगे। आरसीपी सिंह ने यह बातें सोमवार को जेडीयू प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान कही है। आरसीपी सिंह ने आगे कहा है कि रामविलास पासवान सम्मानित नेता थे। उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। उनके साथ मिलकर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में हम 7 चुनाव लड़े और फिर 39 सीटें जीती। उनकी तबीयत खराब हुई और 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा का नेतृत्व करने वालों ने ऐसी रणनीति बनाई जिससे एनडीए को नुकसान हुआ। उससे लोग नाराज थे और फिर कुछ महीने पहले लोजपा के वे नाराज नेता जदयू में शामिल हो गए थे। आरसीपी सिंह ने कहा कि लोजपा को बेहतर बनाने में रामचंद्र पासवान और पारस पासवान सहित अन्य सभी सहयोगियों का योगदान रहा है। वे सभी अनुभवी नेता हैं। दोस्तों, बिहार में सियासी खींचतान के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात किया। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। जी, बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच दोनों नेताओं की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। दिल्ली में स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। जी, लालू यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जहां अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य लाभ की सकारात्मक प्रगति जानी। हम सबकी तरफ से उनको स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन की शुभकामनाएं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद तो बवाल मच गया। राजनीति गर्म है। इसी बीच टीएमसी पार्टी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने मामले को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि राम का साथ, मोदी का विश्वास और हमारा विकास हद ही हो गई। राम को भी नहीं छोड़ा, अब क्या बचा है? मोदी है तो मुमकिन है। इससे पहले इन आरोपों के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने
आया। कांग्रेस ने भी आगे बढ़कर कहा है कि राम के नाम पर दान लेकर घोटाला किया जा रहा है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्थान के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदने का काम किया है। उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। जी उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि हे राम, ये कैसा दिन, आपके नाम पर चंदा लेकर घोटाले हो रहे हैं। बेशर्म लुटेरे अब आस्था बेचकर रावण की तरह अहंकार में मदमस्त हैं। सवाल है कि 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन 10 मिनट बाद राम जन्मभूमि को रुपया 18 करोड़ 50 लाख में कैसी बेची। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चिराग पासवान के कुनबे में लगी आग को लेकर गदगद है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ टकराने वालों का यही अंजाम होगा। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पशुपति कुमार पारस को बधाई भी दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो हाल हुआ है और चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी पार्टी से ही बेदखल किए गए हैं, वे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से टकराने वालों का बिहार में हाल क्या होगा। दोस्तों, आजादी के बाद से अब तक मूलभूत समस्याओं से कटिहार के फलका प्रखंड के बंकुटोला गांव के लोग जूझ रहा है। यह गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क भी मौजूद नहीं है। इसीलिए किसी की बीमार पड़ने पर मुख्य सड़क तक लाने के लिए ग्रामीणों को मरीज को लेकर 1.5 से 2 किलोमीटर तक खटिये में लेकर पैदल चलना पड़ता है। बंकुटोला के विकास को लेकर यहाँ के लोगों में निराशा देखी जा सकती है। यहाँ सालों से रहने वाली गीता देवी परेशान है क्योंकि गाँव तक पहुंचने के लिए अब तक कोई भी सड़क नहीं है। कई बार क्षेत्र के नेताओं ने आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अब तक जमीन पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जी अब हालात यह है कि इस गांव में कोई भी अपना बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता है। लगभग 500 आबादी बहुल इस गांव में पहुंचने के लिए मुख्य सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है। आम दिनों में लोग पगडंडी के सहारे आना जाना तो करते हैं, मगर बाढ़ के दस्तक के बीच ग्रामीण अभी से ही दहशत में आने लगे हैं। सबसे खराब हालात किसी के बीमार पड़ने पर होता है। जी बीमार मरीज को मुख्य सड़क या फिर अस्पताल तक लाने के लिए ग्रामीण खटिये में लाद कर कई किलोमीटर तक पैदल इलाज के लिए जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण सुशासन में विकास के बयान पर सवाल उठाते हुए जल्द उनके इलाके में विकास की रोशनी जलाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की 2 बड़ी नदियां गंगा और गंडक पर 2 4 लेन पुल बनने जा रहा है। इसको लेकर सड़क ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। खबर के अनुसार वर्तमान जेपी सेतु के समांतर गंगा नदी पर एक नया 4 लेन पुल बनेगा। उस पुल पर करीब 2900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पुल को बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द धनराशि जारी हो सकती है। आपको बता दें कि गंगा नदी पर इस पुल को बनने से पटना वैशाली के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ लोगों को जाम का सामना करना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, पटना एयरपोर्ट से पर्यटक मात्र आधे घंटे में वैशाली पहुंच सकेंगे। दोस्तों, बिहार में बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग ऐसे लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करेगी जो गलत साइड से बाइक चलाते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यह ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। जी हाँ, बिहार में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिससे बाइक चलाने वाले लोगों में हरकंप मच गया है। आपको बता दूं कि 3 महीने में ही विभाग ने ये 215 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने अब हेलमेट और गाड़ी के कागजात नहीं रखने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, विभाग के आदेश के बाद बिहार में सड़क दुर्घटना होने के दौरान भी अब लापरवाह चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना में 23 चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जबकि नालंदा जिला में 37 चालकों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। बिहार के अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप भी रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, यानी कि गलत साइड से गाड़ी चलाते हैं, तो फिर संभल जाइए, न तो फिर आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अररिया में बड़ी मात्रा में पुलिस गांजा बरामद किया है। जी हां, अररिया एसपी हृदयकांत के निर्देश पर चले विशेष अभियान में रविवार को जोकीहाट थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल से तस्करी करके ले आ रहे 90 किलो गांजा को बरामद किया है। यह कार की डिक्की में लगे साउंड सिस्टम में 24 पैकेट गांजा को छुपा कर रखा गया था। यह मामले में पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने यह जानकारी दी है।
दोस्तों एक मामला जो बीते आधे साल तक खबरों में छाया रहा वह था फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। बीते साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा के फ्लैट में अलविदा कहा था, लेकिन यह आत्महत्या का कोई सीधा मामला नहीं था। इसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ उसके चलते मामला अदालतों में गया। 5 अलग अलग जांच एजेंसियां इस मामले में कूद पड़ी और मामले पर जमकर राजनीति भी हुई। आज 1 साल बाद भी सुशांत सिंह मामले में जांच एजेंसी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर बात क्या है? हालांकि सुशांत सिंह मामले को लेकर कई लोगों ने जमकर बवाल भी किया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों और गानों के माध्यम से समाज में फैलाई जा रही अश्लीलता पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के साथ देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को पत्र लिखा है और कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने पहले में बन चुकी ऐसी फिल्में और अश्लील गानों पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। दोस्तों पटना के नौबतपुर थाना इलाके में एक युवक को अपनी पत्नी से बेवफाई करना काफी भारी पड़ गया। यह पत्नी ने उसे शादी के मंडप में पहुंचने से पहले ही हवालात भिजवा दिया। दरअसल युवक अपनी पहली पत्नी को बिना बताए दूसरी युवती से शादी करने जा रहा था। इस बीच पहली पत्नी को इसकी भनक लग गई। वह पुलिस के साथ ससुराल पहुंची और फिर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। 2019 में खजूरी निवासी राहुल कुमार की शादी पालीगंज के धरहरा की रहने वाली फुलमती कुमारी से हुई थी। पत्नी के अनुसार उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन पति ने मारपीट करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वे चोरी से नालंदा जिले की एक लड़की से दूसरी शादी करने वाला था। यह महिला को किसी तरीके से इसकी जानकारी मिली। पति की शादी की खबर मिलते ही पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ नौबतपुर थाने पहुंची। पुलिस वालों के साथ वे सीधे अपने ससुराल पहुंची। पुलिस जब महिला के ससुराल पहुंची तो फिर वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। घर के बाहर बैंड बाजा बज रहा था। नए कपड़े पहनकर रिश्तेदार सज धज कर बारात में जाने को तैयार थे। वही अचानक पहुंची पुलिस को देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर नाच रहे बाराती भी भाग गए। पुलिस ने शादी रुकवाई और फिर दूल्हे को अपने साथ थाने लेकर गई। थाने में इसे लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दोस्तों भागलपुर सहित कोसी सीमांचल में मक्का आधारित उद्योग की तलाश की जा रही है। इसमें भंडारण से लेकर प्रोसेसिंग तक को शामिल किया जाएगा। पूर्णिया सहित कुछ जिलों में मेगा फूड पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इस बीच शनिवार को बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.K. सुहाने की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। इसमें मक्का आधारित उद्योग लगाने से लेकर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान करने और फिर शोध कार्यों के लिए छात्रों के आने जाने पर सहमति बनी है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना एम्स से वैशाली तक 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। बहुत जल्द जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। खबर के अनुसार जेपी सेतु के सोनपुर अप्रोच रोड से वैशाली तक जमीन अधिग्रहण की अनुमति मिल गई है। इन इलाकों में जमीन मालिकों को बहुत जल्द नोटिस भेजा जाएगा। वही सारण जिले के कुछ इलाकों में भी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। दोस्तों बिहार में अनलॉक 1 की मियाद मंगलवार 15 जून यानी कि आज खत्म हो रही है। आज नीतीश सरकार 16 जून से अनलॉक 2 को लेकर नए नियमों का ऐलान कर सकती है। बिहार में 16 जून से यानी कि कल से किस तरीके की छूट दी जाए इसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि जो व्यवस्था अभी लागू है इसी को हल्के फुल्के बदलाव के साथ बहाल किया जाएगा और प्रतिबंधों में ज्यादा ढील नहीं दी जाएगी। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद राजधानी पटना का जायजा लिया था। जायजा लेने के बाद ही उन्होंने अनलॉक 1 का फैसला लिया था। एक दिन 20 करके दुकानें बिहार में अभी खुल रही है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू का भी दौर जारी है। सरकार ने बाजार खोलने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। छूट के तहत 50% कर्मियों के साथ सरकारी और निजी ऑफिस का काम कर रहे हैं। ऐसे में सबको इस बात का इंतजार है कि आगे छूट का दायरा कैसे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों कोरोना संक्रमण कम होने के साथ सामान्य जीवन पटरी पर लौटने लगा है। राजधानी दिल्ली में आज से बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से खुल जाएंगी। रेस्टोरेंट और सैलून को भी आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों ने भी राहतों की घोषणा की है। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत कई चीजों में रियायत दी गई है। आज से कई चीजों को पूरी तरीके से खोला जाएगा। कुछ चीजें पूरी तरीके से बंद होगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जाएगा।
दोस्तों, अगर जज्बा कायम हो तो हर मुश्किल राह को आसान बनाया जा सकता है। यह बिहार के गोपालगंज के सुरवल गांव की रहने वाली उमरावती ने इसे सच साबित करके दिखाया है। हुआ यूं कि पिछले 11 जून की शाम को उमरावती अपनी वृद्ध और बीमार मां को पीठ पर लेकर ही सुरवल गांव से पैदल ही 3 किलोमीटर की दूरी तय करके बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार कराने पहुंच गई। इस बेटी ने अपनी मां का इलाज कराने के लिए खूब कष्ट उठाए। वही दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही नजर आई। अन्यथा उसे एम्बुलेंस की सुविधा मिली होती तो फिर लोगों को ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। हद तब हो गई जब चिकित्सक ने उसकी मां का उपचार करने के बाद उसे बेटी के हवाले छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि उसे फिर से अपनी मां को पीठ पर ही लाद कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव पहुंचना पड़ा। उमरावती की निगाहें किसी मददगार को तलाश रही थी, लेकिन जब उसे कोई मददगार नहीं मिला तो वह मां को अपने पीठ पर लाद कर ही निकल पड़ी। इस बेटी की हौसला की तारीफ आज चर्चा का विषय बना हुआ है। बीमार मां को पीठ पर लादे पैदल अपने घर लौट रही उमरावती ने बताया है कि उसके पिता साधु बिंदु कुछ साल पहले दुनिया को छोड़ गए थे। उसका कोई भाई नहीं है, बल्कि वर्तमान में घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, इसलिए वह अपनी मां की देखभाल करने के लिए मायके में ही रहती है। परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, इस कारण उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली प्रधानमंत्री पद से विदाई हो गई है। वे पिछले 12 सालों से इजराइल के प्रधानमंत्री थी। इजराइल संसद में नए गठबंधन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के चलते नेतन्याहू को अपना पद गंवाना पड़ा। अब दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता नेफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। हालांकि नेतन्याहू ने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन को 60 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू को 59 प्रतिनिधियों का। नेतन्याहू भले ही सरकार में नहीं हो, लेकिन वे दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के प्रमुख और इजरायली संसद में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। आपको बता दूं कि नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। वे 5 बार इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए। पहली बार वे 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2009 से 2021 तक वे लगातार सरकार का नेतृत्व करते रहे, लेकिन अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम में विपक्ष के 8 दलों के गठबंधन ने उन्हें सत्ता बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुमत गंवाने के बाद इजरायली संसद में नेतन्याहू ने कहा कि हम वापसी करेंगे। यामीनी पार्टी के दक्षिणपंथी नेता नेफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनकी अपनी पार्टी के तो महज 8 सांसद हैं, लेकिन गठबंधन ने उन्हें अपना नेता चुना है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक मीटिंग में अलग अलग मसलों पर अपनी राय रखी और सवालों के जवाब दिए। बिहार में 1.25 लाख शिक्षक भर्ती पर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि दिवाली के पहले ही शिक्षकों की भर्ती होगी और विभाग ने इसके लिए अपनी तरफ से प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अपनी बात रखते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अभी जो शिक्षा की स्थिति है उससे वे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 15 साल पहले जहां हम खड़े थे उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम अपनी सरकार की तुलना पिछले सरकार से नहीं कर सकते। विजय कुमार चौधरी के मुताबिक हमें और भी आगे जाना है। हम उस 15 साल से तुलना नहीं कर सकते। नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना पर विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि पिछले 15 सालों में परंपरागत शिक्षा की प्रणाली में सुधार किया गया है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि सिंह कुशवाहा आज सीवान पहुंचे, जहां दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। नया किला स्थित आवास पर करीब 1 घंटे तक दोनों की बातचीत हुई। ओसामा से मिलने के बाद नागमणि मीडिया के सामने आए और बड़ा ऐलान कर दिया। नागमणि ने कहा कि यदि ओसामा चाहे तो वह नया समीकरण बनेगा। इस दौरान नागमणि ने लालू नीतीश पर भी निशाना साधा। नागमणि ने कहा कि रंगा बिल्ला की जोड़ी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। पूरा कुशवाहा समाज ओसामा के साथ है। बिहार में नया समीकरण बनेगा और विकास की गंगा बहेगी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उसका झूठ और खोखले नारों का गोपनीय मंत्रालय सबसे कुशल है। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार की आलोचना करते ही उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती रहती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है? झूठ और खोखले नारों का गोपनीय मंत्रालय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी, जीएसटी और ईंधन की कीमतों में यानी कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार पर जमकर निशाना साधा।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। यह सत्ता पक्ष के चारों दल हिंदुस्तानी युवा मोर्चा, वीआईपी, जेडीयू और बीजेपी सभी अपना अपना सुर अलाप रहे हैं। यह विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो चुकी है। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस ने इसकी पुष्टि भी कर दी। यह पशुपति पारस ने कहा है कि उनकी पार्टी में 6 सांसद हैं। 5 सांसदों को लग रहा है कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को बचाने की जरूरत है। मैंने पार्टी तोड़ा नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाया है। चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, वे पार्टी में रहे। लोजपा सांसद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि अब पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता माना जाए। इस वक्त दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लोजपा संसदीय दल के नेता हैं। जानकार मानते हैं कि बिहार में यह प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर है, जिसमें सत्ता पक्ष का हर दल अधिक से अधिक बारगेन करना चाहता है। दोस्तों, बिहार में समय से पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यह बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के कैमूर जिले से सामने आ रही है। यहां वज्रपात से एक युवक की जान चली गई, जबकि 8 अन्य लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से बुरी तरीके से झुलस गए हैं। यह पटना कैमूर जिले के करमचट्टे थाना क्षेत्र की है। यहां 12डीह गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। यह बताया जा रहा है कि इस घटना में कुल 9 लोग झुलस गए थे, जिसमें से 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को आनंद फानन में इलाज के लिए रोहतास जिले के चेनारी स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनके इलाज में जुट गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसा कि हम अगले साल राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हम दोनों मिलकर दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करेंगे और मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हैं। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामीनी पार्टी के 49 वर्षीय नेता बेनेट ने रविवार को शपथ ले ली है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।